हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है संजीवनी बैच। देखो यार बच्चों, आज हम लोग क्लास में क्या करेंगे, जो हम लोगों ने 7th नंबर लेक्चर में किया था उसके आगे 7th नंबर लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन चालू कर दिया था और स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में आपको मैंने केस नंबर 1 कराया था, है ना। केस नंबर 1 कराया था। तो आज हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर दें। आज हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर दें। बस आपसे इतना ही कहना है कि जी जान लगा के इसको फॉलो करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जी जान लगा के उसको फॉलो करते रहो और पढ़ाई करते रहो। तो देखो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केस नंबर 2 की। यदि कोई आपसे पूछता है कि केस नंबर 2 क्या होता है, केस नंबर 2 क्या होता है और कैसे काम करता है, तो इसको क्या बताओगे। देखो, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सैंपल, ये क्या है। आपको पता है कि सैंपल का मतलब क्या होता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि सैंपल का मतलब क्या है। जैसे आपसे पूछा जाए सैंपल, सैंपल का मतलब होता है कि ये इम्प्योर है, मतलब इसके मटेरियल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। जैसे जिनको आप ओर कहते हो, ओर एक तरह के सैंपल है। क्यों? ओर में एक एलिमेंट का ओर होता है मगर उसके साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है ना। जैसे कॉपर का ओर कॉपर पैराइट, तो कॉपर पैराइट है कॉपर का ओर मगर उसमें आयरन भी होता है, आयरन भी होता है एज ए इम्प्योरिटी। तो सैंपल का मतलब होता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ओर है तो ओर क्या है, सैंपल है, किसी ना किसी चीज का सैंपल है ना। जैसे कॉपर पैराइट, कॉपर पैराइट। अब देखो, सैंपल वाले क्वेश्चन में सबसे पहली बात, कोई एक एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी सबको हम ये मान के चलते हैं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब एक एक करके सुनते जाइएगा। देखो, यदि कोई सैंपल है तो सैंपल में हम क्या मानते हैं, सैंपल में एक मानते हैं कि एक एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और बाकी जो उसके रिस्पेक्ट में इंप्योरिटी है वो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी जो इंप्योरिटी है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जो भी आप रेजेंट है उस रेजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा है। हमेशा सैंपल वाले क्वेश्चन में ये बात मान के चली जाती है या ये बात मेंशन होती है, इसीलिए इंप्योरिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। तो पहली बात क्या होता है, सैंपल का मतलब क्या है। सैंपल का मतलब है कि उसमें बहुत सारा इम्प्योर मटेरियल भी है, ठीक है। जैसे और जैसे कॉपर का और कॉपर पैराइट, तो वो कॉपर का और है तो कॉपर प्लस इम्प्योरिटी, कॉपर प्लस इम्प्योरिटी। बॉक्साइट एल्युमिनियम का और तो एल्युमिनियम प्लस इम्प्योरिटी। सैंपल का मतलब एलिमेंट हुआ साथ में उसकी इम्प्योरिटी हुई। एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इम्प्योरिटी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इम्प्योरिटी के बारे में वो कुछ बताएगा भी नहीं, ठीक। अब हमसे पूछेगा क्या, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल में रिएक्टेंट या एलिमेंट कितने परसेंट है। तो बताओ, सैंपल में रिएक्टेंट कितने परसेंट है ये कैसे निकलेगा। सैंपल में रिएक्टेंट कितने परसेंट है ये कैसे निकलेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप समझ जाओगे। 10 ग्राम सैंपल है, ठीक है। 10 ग्राम सैंपल में 7% प्योर, जैसे 10 ग्राम कॉपर पैराइट है। अब 10 ग्राम कॉपर पैराइट में 7 ग्राम कॉपर है। 10 ग्राम
कॉपर पराइट में 7 ग्राम कॉपर है, तो बताओ कॉपर का परसेंटेज कितना है या इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है। तो भाई जिसकी परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहे हो उसका मास ऊपर। कॉपर कितना है 7 और सैंपल कितना है 10 इंटू 100, तो कितना आया 70%। कितना आया 70%। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस परसेंटेज प्योरिटी का ये फार्मूला लगाना है। भाई जिसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालोगे, देखो अब मैं पूरा CHD दे रहा हूं, है ना, कि इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो करोगे क्या। सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 वही करना है जो आप करते आए हो। क्या, सबसे पहले जो रिएक्शन हो उसको बैलेंस करो। जो भी रिएक्शन होगी उसको बैलेंस करोगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करोगे। वही काम करना है, बस सिर्फ लास्ट में एक काम कर लें, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करना है। देखो लास्ट क्लास में भी यही कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना, स्टोइकियोमेट्री के पहले केस में भी यही कॉन्सेप्ट बताए थे, मोल में कन्वर्ट करो। अब इसके बाद जरा देखो स्टेप नंबर 3 में जो गिवन है उसके मोल अपॉन कोफिशिएंट और जो निकालना है उसके मोल अपॉन कोफिशिएंट इक्वेट करो। जो निकालना है फाइंड करना है। आप कहोगे कि सर सारे स्टेप तो आपने सेम बता दिए, तो गौर सुनिए, सारे स्टेप सेम है, अब बस एक स्टेप और बढ़ा देना है। वो क्या है भाई, जिसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछेगा उसको हम लोग फार्मूला लगा देना है। क्या, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ प्योर एलिमेंट, प्योर फॉर्म, उसके प्योर फॉर्म का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल। भाई कितना सैंपल था, इनटू 100। तो ये जो प्योर फॉर्म है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो इससे निकल आएगा। प्योर फॉर्म इससे कंपेयर करने से निकल आएगा, उसको यहां डाल दोगे आंसर आ जाएगा, उसको यहां डाल दोगे आंसर आ जाएगा। तो या तो तुमसे परसेंटेज प्योरिटी पूछेगा या मास ऑफ सैंपल पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा। आपको बार बार यही स्टेप करने हैं। तो देखो 3 स्टेप तो कॉमन है, बस चौथा स्टेप और बढ़ाना है कि जिसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछी जाएगी उसका मास ऊपर, नीचे, नीचे क्या है सैंपल का मास। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक और पॉइंट नोट डाल के, यदि कहा जाता है कि सैंपल 90% प्योर है तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, और ऑफ कैल्शियम होता है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम का सैंपल है। अब मैंने कहा ये 90% प्योर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 90% कैल्शियम है, बाकी जो 10% है वो क्या है इम्प्योरिटी, बाकी जो 10% है वो क्या है इम्प्योर या इम्प्योरिटी। इतनी बात समझ गए। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तब मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। क्या करना है आपको, बिल्कुल उसी तरह से करना है, बस लास्ट में जाके ये कॉन्सेप्ट लगा देना है जी। स्टेप नंबर 4 में कि जिसकी प्योरिटी पूछ रहा होगा उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सैंपल इनटू 100। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जरा उसके लिए देखो। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, A C B D। इस क्वेश्चन को आप देखो कि क्या है, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। 20 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल। अब देखो क्या लिखा है, सैंपल।
अब किसका सैंपल है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो सैंपल है वो क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है और साथ में इंप्योरिटी है। मैग्नीशियम कार्बोनेट है और साथ में इंप्योरिटी है। 20 ग्राम सैंपल, 20 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब आप इसको हीट करते हो तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? जिसका सैंपल है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन ए सैंपल? वही परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है। किसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है? व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन ए सैंपल। तो भाई क्या होगा? परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मास ऑफ सैंपल इनटू 100। क्लियर? क्लियर। अब परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मास ऑफ सैंपल इनटू 100। अब देखो सैंपल का मास तो दिया है 20 ग्राम, 100 आप जानते ही हो, बस मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाए। अब मैंने आपको क्या कहा? रिएक्शन में सैंपल नहीं पार्टिसिपेट करेगा, उसका प्योर फॉर्म पार्टिसिपेट करेगा। अब हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास निकालना है। अब जरा बताओ, इसका मास दिया है 8 ग्राम, इसका मास दिया है तो इसका नहीं निकलेगा। कैसे? आप जानते हो, पहले रिएक्शन बैलेंस करो है, फिर गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, इसको मोल बना लो, तो ये कितना होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 24 प्लस 16 30 और 40, ये आ गया मोल। अब इसके निकालने तो मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर कर दो। तो मैंने लिखा मोल किसके? MgCO3 के डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 1, मोल किसके? MgO के डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 1। तो MgCO3 के मोल आ गए हमारे पास, कितने आ गए? 1/5। अब इसका मास निकाल लो, मास आ गया 1/5 इंटू मोल को मास बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना होगा? आई थिंक 84 होता है शायद, क्योंकि 24 12 और 48 84, तो 84 होता है। इतने ग्राम आ गया। अब ये क्या आ गया? प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्यों? रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? प्योर फॉर्म पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। बस इसकी वैल्यू यहां डाल दो। %84 आ गया। 84% आ गया। ये देखो, तो जब भी कहीं पर परसेंटेज प्योरिटी वाला क्वेश्चन होगा तो हमें वही 4 स्टेप यूज करने हैं। स्टोइकियोमेट्री का कोई भी केस हो, करना वही है। रिएक्शन बैलेंस करना है, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करना है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर करने हैं, फिर जो वो कह रहा होगा उसमें एक स्टेप बढ़ा देना। जैसे परसेंटेज प्योरिटी केस है तो परसेंटेज प्योरिटी का केस लगा दिया। ये देखो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब आपने कहा कि सर एक और क्वेश्चन, क्यों? आपकी इच्छाएं होंगी कि सर प्लीज एक और क्वेश्चन करा दीजिए, सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखो एक और क्वेश्चन, देखो ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखिएगा, अब करिएगा। मैंने क्या है, अब पलट दिया,
इस बार परसेंटेज प्योरिटी दी है, मास ऑफ सैंपल पूछ रहा है। इस बार परसेंटेज प्योरिटी दी है, मास ऑफ सैंपल पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकलेगा। मैंने कहा 90% प्योर सैंपल ऑफ लाइमस्टोन heated at high temperature and form 5.6 gram calcium oxide and carbon dioxide as a product. रिएक्शन आपको मैंने दे दी है। कैलकुलेट मास ऑफ सैंपल, ऑप्शन। अब यही चीज आपको बतानी है। 8 ग्राम ऑप्शन, 10 ग्राम ऑप्शन, 12 ग्राम ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अब जरा गौर से आप क्वेश्चन को देख लो। इस बार मैंने क्या किया, इस बार परसेंटेज प्योरिटी देके सैंपल पूछ लिया है। तो यार आप कुछ भी पूछो, फार्मूला तो वही लगेगा। भाई इस बार परसेंटेज प्योरिटी दी है, हाँ, तो आपको क्या करना है, मास ऑफ सैंपल लगाना है। तो एक ही फार्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू प्योर मास डिवाइडेड बाय सैंपल का मास इनटू 100। तो मास ऑफ सैंपल कितना आ जाएगा, मास ऑफ सैंपल आ जाएगा, बस ऊपर नीचे कर लो, मास ऑफ सैंपल निकालना है। तो इसको ले आए, प्योर मास डिवाइडेड बाय परसेंटेज प्योरिटी इनटू 100। तो प्योर मास कहीं से मिल जाए, कहीं से प्योर मास मिल जाए तो बस खेल खत्म है। अब प्योर मास कैसे मिलेगा, जो प्योर है, जिसका सैंपल है, लाइमस्टोन किसका सैंपल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, तो यदि इसका मास दिया है तो इसका मास अपने आप निकल आएगा। क्यों, ये देखो दिया। तो आपने क्या किया, रिएक्शन बैलेंस की। क्या रिएक्शन बैलेंस है गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो। तो इसकी इंफॉर्मेशन दी है, मोल में कन्वर्ट कर लोगे। फिर क्या है, जो दिया है ये दिया है, जो निकालना है ये निकालना है। इनके क्या करोगे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर करोगे। तो आपने लिखा मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट। तो देखो मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। अब इसको मास बना लो। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई 10 ग्राम। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, यहां जाके डाल दो। प्योर कितना है, 10 ग्राम है। परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 90%, और इनटू 100, सॉरी 0 से 0 कट गया। 100 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11 ग्राम। तो 11.11 ग्राम तो कोई आंसर है नहीं, ये आंसर हो गया।
तो वही सब कुछ किया है, मगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस बार चेंज है। इस बार सैंपल का मान ना दे के परसेंटेज प्योरिटी दे दी। हमने कहा कोई सैंपल है जो 90% प्योर है, तो आप बताओ उस सैंपल का मास कितना है। तो बात तो वही है, हमने प्योर फॉर्म निकाला, डाल दिया। भाई इस बार सैंपल पूछा था, प्योरिटी दी थी। प्योरिटी पूछता है तो सैंपल देता है, कर लोगे। बात समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। क्लियर? बच्चों ने कहा सर क्लियर। अब अगला केस, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। ये परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है बताओ। देखो यार, पहले इसको समझो कि परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का मतलब है कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। मतलब परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन में कभी 100% रिएक्शन नहीं होती है। जैसे कोई रिएक्शन है 40% हुई, कोई रिएक्शन है 60% हुई, कोई रिएक्शन है 90% हुई। मतलब यदि कहीं परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन 100% नहीं हो रही है, पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है। ध्यान रखना, रिएक्शन नॉट occurs 100%। यदि परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन 100% हुई नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन 100% नहीं हुई है। तो अब बात आई कि करोगे कैसे, तो गौर से समझो। जैसे मैं कहूं कि यदि रिएक्शन होती, गौर सुनना, यदि रिएक्शन होती तो 5 ग्राम बनता, 100% रिएक्शन होती तो 5 ग्राम बनता, मगर अभी 3 ग्राम बना है। तो बताओ कितने परसेंट रिएक्शन हुई। तो 100% रिएक्शन होती तो 5 ग्राम बनता, और 100% नहीं हुई है तो 3 ग्राम बना है, इंटू 100। मतलब 100% होती तो उसका नीचे, और कितने परसेंट हुई है हमें नहीं पता, मगर कितना बना है ये, इंटू 100। अब कितने परसेंट रिएक्शन हुई है ये आप देख के नहीं पता लगा सकते हो। क्या हमें देख के पता चलेगा अरे कैल्शियम कार्बोनेट 70% डिसोसिएट हुआ है? नहीं लगेगा। इसका मतलब जो यील्ड होगी उसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट होगा वो पार्ट होगा कि कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। तो पहले तो मुझे ये बात बताओ कि सब बच्चों को इतनी बात समझ में आई कि परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई। अब बात आती है ये चीज निकाली कैसे जाती है। तो जब भी कहीं परसेंटेज यील्ड पूछे या परसेंटेज यील्ड दी है, तो इसका जो मतलब है इस चीज को करोगे कैसे। देखो इस चीज को हम करेंगे कैसे, तो गौर समझिए। परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पूरा लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, इंटू 100। अब ये बात आपको अभी नहीं समझ में आई होगी, मैं थोड़ा बताता हूं कि मतलब क्या है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई हो। भाई कितने परसेंट रिएक्शन हुई वो देख के तो बता नहीं पाओगे, नहीं, मगर 100% रिएक्शन होती तो कितना प्रोडक्ट बनता ये तुम देख के भी बता सकते हो और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अभी तक हम यही करके आ रहे हैं ना। ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं
इन सब में यही मानना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी है सब का सब डिसोसिएट हो रहा है। अभी तक हर रिएक्शन को 100% करके आ रहा है, तो इस वजह से एक वैल्यू दी थी तो दूसरी मिल गई। अब मान लो मैं कहता कि 100% रिएक्शन नहीं हुई है, तो तुम्हें कैसे पता चलता कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? तुम जो 10 ग्राम कह रहे हो, ये 10 ग्राम ना होकर कुछ भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि 100% रिएक्शन नहीं हुई है, 100% रिएक्शन नहीं हुई है। तो अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि रिएक्शन 100% हो रही है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज यील्ड की कोई बात नहीं चल रही थी। तो जब तक परसेंटेज यील्ड की बात नहीं चलती है तो हम ये मान के चलते हैं कि 100% रिएक्शन हो रही है। जब परसेंटेज यील्ड की बात चलती है इसका मतलब वो रिएक्शन 100% नहीं हो रही है, उसका डाटा 100% नहीं खत्म हो रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा आप निकाल नहीं सकते हो। हमें कैसे पता चलेगा कितने परसेंट रिएक्शन हो? जितने परसेंट रिएक्शन होगी उसी के रिस्पेक्ट में तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना? तो हमें तो नहीं पता चलेगा। तो ये चीज हमेशा क्वेश्चन में होगी और ये आपको निकालनी पड़ेगी। आप ये निकाल सकते हो। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब जब आप ये मान के चलो कि रिएक्शन 100% हो रही है, इसका मतलब क्या है? वैल्यू कैलकुलेट बाय स्टूडेंट, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे। और ये क्यों कैलकुलेट करोगे? आप मान के चलोगे कि 100% रिएक्शन हुई, आप मान के चलोगे कि 100% रिएक्शन हुई, ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है? उसी चीज की दोनों वैल्यू रखनी है, सेम चीज की। अब ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लग रहा हो, तो मैं एक क्वेश्चन डाल के देता हूं, जैसे आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सके, मतलब और समझ सके कि क्या है ये। देखो, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे आप इस बात को समझ सकें। वैसे हो सकता है अभी समझ ही ना पा रहे हो। देखिए, जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दी, ठीक है, देखो कि रिएक्शन है क्या, ठीक है, इससे आपको आइडिया लगने लगेगा कि परसेंटेज यील्ड कितनी है। देखो, ये एक रिएक्शन है, ये देखो, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, 10 मोल CaCO3 डिकम्पोज and 7 mole of calcium oxide form. Calculate percentage yield of reaction. 50%, 60%, 70%, none of these. अब जरा गौर से समझो, आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है, मतलब कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। तो कितने परसेंट रिएक्शन हुई है हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो यार हमारा फार्मूला क्या बनेगा, जरा देखो, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल डाटा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, थ्योरेटिकल डाटा जो आप निकालोगे। आपके हिसाब से कितने मोल CO बना है? 7। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, क्योंकि आप सब जानते हैं 1:1 की रिएक्शन है। चेक करो, तो जब 1:1 की रिएक्शन है तो यार ये 10 मोल लोगे तो ये 10 मोल बनेगा, और जबकि हो क्या रहा है, 10 मोल ले रहे हो, 7 मोल बनना है। इसका मतलब रिएक्शन जो है 100% नहीं हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो 100% नहीं हो रही है। बताओ, यदि रिएक्शन 100% होती तो आप 10 मोल लेते तो 10 मोल बनता। देखो भाई, 1:1 की रिएक्शन है, जितना ये लोगे उतना ये बनेगा।
तो ये 10 मोल लिया तो 10 मोल बनना चाहिए, है तो 7 ही मोल। इसका मतलब 100% नहीं हो रही है, तभी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड बोला जा रहा है। तो ये वैल्यू 7 बनेगी, 6 बनेगी, 9 बनेगी, हमें क्या पता। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। यदि रिएक्शन 100% होती तो कितना बनता, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू 100, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 7 है। अब यदि 100% होती तो कितना बनता है, तो आप देख ही रहे हो 1:1 की रिएक्शन है, तो कितना बनता है 10 मोल इंटू 100। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप समझ पाए। अरे भाई इसके मोल दिए हैं तो क्या लिखोगे, 1 मोल कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, तो 10 मोल से कितना बनेगा, 10 मोल बनेगा। तो 100% रिएक्शन होती तो ये 10 मोल बनता। तो रिएक्शन कितने हुई है, 70%। इसका मतलब परसेंटेज यील्ड कितनी है, 70%। इसका मतलब रिएक्शन 70% होगी, 30% रिएक्शन होगी ही नहीं। बात समझ पाए, 30% रिएक्शन होगी ही नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू आपको निकालनी होगी। आप चाहो तो ऐसा करो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर दो, बात एक ही है, क्योंकि हमारा मानना क्या है कि परसेंटेज यील्ड का मतलब है कितने परसेंट रिएक्शन हुई। तो जरा देखो, हमारे पास 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट था, तो ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है ना, 10 मोल था। अब इसमें कितना डिसोसिएट हुआ हमें नहीं पता, इसमें से कितना डिसोसिएट हुआ ये हम में से तुम में से किसी को नहीं पता है ना। तो 10 मोल क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में लिखें तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100। अब देखो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू दी है, आपको पता है कि तुमने 10 मोल लिए हैं, मगर 10 मोल में से कितने डिसोसिएट हुए हैं हमें नहीं पता, क्योंकि परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है। इसका मतलब सब के सब डिसोसिएट नहीं होंगे, मगर जो डिसोसिएट हुए होंगे उसी के रिस्पेक्ट में तो प्रोडक्ट आया होगा, जो डिसोसिएट हुए होंगे उसी के रिस्पेक्ट में तो प्रोडक्ट आया होगा, है कि नहीं। तो यदि ये 7 मोल बना है, इसका मतलब ये 7 मोल डिसोसिएट हुआ होगा, तो 10 में से सिर्फ 7 मोल डिसोसिएट हुए हैं, तो डिसोसिएटेड मोल ऊपर आ गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आप ऐसे लगाओ, हो सकता है आप ऐसे लगाओ, तो चाहे जैसे लगाओ, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना लिया था। यदि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, यदि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में परसेंटेज यील्ड निकाल रहे हो, यदि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में परसेंटेज यील्ड निकाल रहे हो तो क्या देखोगे, कितना लिया था, कितना डिसोसिएट हुआ। 10 लिया था, डिसोसिएट कितना हुआ, 7 परसेंटेज यील्ड। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो एक्सपेरिमेंटली कितना बना है, और 100% रिएक्शन होती तो कितना बनना था, तो कितना बनता। वो कह रहा है 7% बना है, और जबकि 100% रिएक्शन होती तो 10% बनता। तो निकाल किसी के भी परसेंटेज में सकते हो। तो परसेंटेज यील्ड का थोड़ा सा मतलब समझ में आया है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है। ये है। अब जैसे देखो ये, अब मैं इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं तो ये आपको और समझ में आएगा। अभी तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा था। अब देखो इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, कि करना कैसे है। हाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा
10 मोल ऑफ PCl5 decompose and form 3 mole of PCl3 as a product. Calculate percentage yield of reaction. A 70%, B 30%, C 60%, D none of these. अब बताओ, जल्दी से आप लोग बताएं। मैं जरा इतनी सर्दी में चाय पीता हूं, जल्दी बताएं सारे लोग, क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से? बताइए। क्या आंसर आएगा? बोलो। वो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है ये पूछ रहा है। 10 मोल था, अब 10 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ है? तो इनिशियल वैल्यू हमारी 10 मोल है, तो परसेंटेज यील्ड एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। 10 मोल हमने लिए, अब 10 मोल में से कितने डिसोसिएट हुए हमें नहीं पता है, मगर जो डिसोसिएट हुए होंगे उसी के रिस्पेक्ट में तो PCl5 बना होगा, ये PCl3 बना होगा। जो डिसोसिएट हुआ होगा उसी के रिस्पेक्ट में PCl3 बना होगा। तो यदि ये 3 मोल डिसोसिएट बनना है तो ये 3 मोल डिसोसिएट हुआ होगा। 1:1 की रिएक्शन है, 1:1 की रिएक्शन है। यदि PCl3 3 मोल बना है तो PCl5 3 मोल डिसोसिएट हुआ होगा। तो 10 में से सिर्फ 3 मोल डिसोसिएट हुआ है, तो रिएक्शन कितने परसेंट हुई है? 30%। रिएक्शन कितने परसेंट हुई है? 30%। बात समझ गए कि नहीं भाई? 10 मोल तुमने लिया, अब कितने मोल डिसोसिएट हुए हमें नहीं पता, और पूरे नहीं डिसोसिएट में। क्यों? क्योंकि तुम परसेंटेज यील्ड पूछ रहे हो। परसेंटेज यील्ड पूछने का मतलब ये है कि पूरे नहीं डिसोसिएट हुए। तो कितने हुए? तो यार 3 मोल PCl3 बना है, तो 3 मोल PCl3 बनेगा तो 3 मोल PCl5 डिसोसिएट होगा। तो 10 में से 3 डिसोसिएट हुए, तो कितने परसेंट रिएक्शन हुई? 10 थे, 3 डिसोसिएट हो गए, निकाल लिया। क्लियर? बच्चों ने कहा सर क्लियर। अब इस क्वेश्चन को पलट के कैसे पूछ सकता है? देखो, इस क्वेश्चन को पलट के कैसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कि इस क्वेश्चन को पलट के कैसे पूछ सकता है। जैसे ये देखो, मैंने कहा इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 80% है। देख लो, इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 50% है। मैंने कहा हाउ मैनी ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड
form when 1 mole calcium carbonate initially taken। बताओ, आपको बताना है कि कितना बना है ना। 28 ग्राम, 14 ग्राम, 7 ग्राम, नन ऑफ दिस। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन को करना है। अब यदि तुमने थ्योरी समझ ली है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे? परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। अब ये 1 मोल था और रिएक्शन कितने परसेंट हुई है? 80%। मतलब 1 मोल का 80% पार्ट ब्रेक हो गया है। कितने परसेंट रिएक्शन यील्ड का मतलब है कितने परसेंट रिएक्शन होगी। तो 1 मोल का 80% ब्रेक हो जाएगा। तो 1 मोल का 80% कितना होता है? 0.8। तो जब ये 0.8 ब्रेक होगा तो ये 0.8 फॉर्म होगा। इन दोनों के कितने कितने बने? 0.8 0.8। जो यहां बना वही यहां आ गया, तो ये 0.8 मोल है। यानी रिएक्शन कितने परसेंट हो रही है? 50%। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन 50% होगी, तो 0.8 मोल है, उसका आधा डिसोसिएट होगा। तो 0.8 मोल है तो 0.4 मोल डिसोसिएट हुआ, आधा। और जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा। 1:1 की रिएक्शन है, तो 0.4 ये डिसोसिएट हुआ, 0.4 ये फॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि 50% रिएक्शन हो रही है। तो लो यार, क्वेश्चन खत्म हो गया। मोल ऑफ कैल्शियम मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 0.4 आ गया। अब उसने कहा है मास बताओ, तो मोल को मास बनाने के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। तो 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 11, इतना आ गया। ये देखो 11.2 ग्राम आंसर आ गया। 11.2 ग्राम आंसर आ गया। चेक कर लो कि 11.2 ग्राम है। क्या हुआ? पहली रिएक्शन 80% हुई है, तो 1 मोल था, 1 मोल का 80% डिसोसिएट हो गया। अब 1:1 है, जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये फॉर्म होगा, उतना ही ये फॉर्म होगा। तो 1 का 80% कितना होता है? 0.8। 0.8 डिसोसिएट हुआ, 0.8 फॉर्म हुआ। अब दूसरी वाली रिएक्शन 50% हो रही है, तो इसका मतलब 0.8% कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गया। अब 0.8% डिसोसिएट हुआ, तो 0.8 का कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? 50%, क्योंकि यील्ड क्या है? 50%। 50% यील्ड होने के मतलब 50% रिएक्शन हो रही है। तो 0.8 का 50% 0.4, तो 0.4 डिसोसिएट हुआ, तो 0.4 फॉर्म हुआ। 1:1 की रिएक्शन है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना आ गया? 50%। तो मोल आ गए, मास बना लिया। मोल आ गए, मास बना लिया। क्लियर है? कर लोगे? कर लेंगे। कर लोगे? अब देखो केस नंबर अगला, सक्सेसिव रिएक्शन। क्या होता है ये सक्सेसिव रिएक्शन? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि सक्सेसिव रिएक्शन क्या है? बताओ, जल्दी आंसर दो। भाई सर्दी का आलम बहुत भयंकर है। हाँ, मैं तो एकदम मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो
8:30 पौने 9 9 बजने वाला है इसका मतलब 7:30 बजे उठा था। सर्दी एकदम पीक पे है। अच्छा देखो, जब रात में नहीं हो पाती है तो कल मैं आया ही बहुत लेट था, 12-1 बजे आया था ऑफिस से। देखो सक्सेसिव रिएक्शन का मतलब क्या है, गौर समझिएगा। सक्सेसिव रिएक्शन का मतलब क्या है? पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो। फॉर एग्जांपल एट, देखो पहले सक्सेसिव रिएक्शन बताता हूं, जैसे आप समझ पाओ कि सक्सेसिव रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसे ये देखो, हमने क्या किया, सल्फर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई, SO2 फॉर्म हुआ। पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट SO2 जो है फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, SO3 बनाता है। SO3 जो है वाटर से रिएक्शन करता है और H2SO4 बनाता है। तो ये सक्सेसिव रिएक्शन है, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट। मतलब यदि देखो तो ये ऐसे हो रहा है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2, SO2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3, SO3 वाटर से रिएक्शन करके ये। पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट और दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट तीसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन को सक्सेसिव रिएक्शन कहते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसी रिएक्शन में क्या करना है, इसमें क्या होता है कि मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो कई बार आपको बराबर करना पड़ता है। बस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो 1 से ज्यादा बार इक्वेट करना होता है, इक्वेट करना होगा, बस और कोई काम नहीं करना। जैसे इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई इसकी वैल्यू से ये निकाल लिया, इसकी वैल्यू से ये निकाल लिया, इसकी वैल्यू से ये निकाल लिया। तो 3 बार इक्वेट करना पड़ेगा, 3 बार इक्वेट करना पड़ेगा। और यहां परसेंटेज यील्ड नहीं दे रहा है, इसका मतलब रिएक्शन 100% मान के चल रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन 100% मान के चल रहा है ना, और चलते भी हैं। तो ऐसा क्वेश्चन होता कैसे, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूं और एक देता भी हूं, है ना। देखो जैसे ये देखिए क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, ठीक है। देखो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन लेता हूं जैसे आप कर पाओ अच्छे से, मजा आया आपको। देखो बच्चों, कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, फिर कार्बन से रिएक्शन करती है और ये बनाती है C3O2। अब इसको बैलेंस आपको करना है, C3O2 बनाती मतलब ये हुआ, ऐसे है ना। अब मैंने पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ C3O2 form if initially 1.2 gram of carbon used in combustion। ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ठीक है, जैसे आपको निकालना पड़े। तो 50 ग्राम,
6.8 ग्राम, 7.8 ग्राम, नन ऑफ दिस। अब ये है, अब देखो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट है, हमें दिया ये है, अब पूछ ये रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें, यदि इससे कंपेयर करके ये निकाल लें और जो यहां पे बना है वही यहां यूज हुआ है, तो ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं भाई। यदि ये पूछ रहा है तो इनमें से कोई वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो यदि ये पूछ रहा है तो या तो ये हमें पता हो या ये पता हो, तो ये पूछ रहा है तो ये पता लग जाएगा, क्यों, ये यहां से निकल आएगा और ये पता लग गया तो ये पता लग जाएगा। तो एक बार यहां पे बराबर करो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, रूल वही है, डिवाइडेड बाय मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो हमें क्या मिल गया, मोल ऑफ CO2 मिल गया 0.1 मोल। अब ये मिल गया, अब इसको कर लो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो जितने मोल CO2 होगा उतने ही मोल ये बनेगा, क्यों, 1:1 की रिएक्शन है, 1:1 की है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो CO2 0.1 मोल बना, तो ये भी 0.1 मोल फॉर्म होगा। अब इसको मास बना लो, क्यों, क्योंकि मास पूछ रहा है। कार्बन कितना होता है 12, 12 36, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 दूनी 32, 36 और 32 कितना होता है 68, है ना। सिक्स 6.8, ये देखो आंसर आ गया, बस हो गया। तो सक्सेसिव रिएक्शन में क्या होगा कि आपको इक्वेट करने वाला मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वेट करने वाला फार्मूला एक से ज्यादा बार लगाना पड़ेगा, करना वैसे ही एक से ज्यादा बार लगाना पड़ेगा। अब आपने कहा कि सर एक क्वेश्चन हमें दे दो, तो मैंने कहा दोस्त कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से करना। देखो P4 5O2, तो आ गया P4O10, P4O10 प्लस H2 आ गया H3PO4। अब H3PO4 है तो फास्फोरस कितने हैं 4, रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए, 4 और 4 चुको 16, 4 3 12 6, ऐसे, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट मोल ऑफ H3PO4 फॉर्म बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन used initially in successive reaction। आंसर दो। अब ये आपको देना है, कितना बनेगा आपको देखना है। नन, बताओ भाई, बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर, आप बताओ कि क्या आएगा। तो अब कैसे करोगे, कैसे करोगे आप, आपको ये दिया है 1 मोल,
ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा 2 बार। तो देखो मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, मोल ऑफ P4O10 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो P4O10 के कितने मोल आ गए, 1/5 मोल आ गए। अब इसमें बराबर करो, मोल ऑफ ये डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, मोल ऑफ H3P4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो मोल ऑफ H3P4 ये आ गया 0.8 मोल आ गया, 0.8 मोल। 2 बार मैंने क्या किया, इक्वेट किया। ऑक्सीजन दिया है P4O10 निकाल लिया, P4O10 दिया है H3PO4 निकाल लिया, P4O10 दिया है H3PO4 निकाल लिया। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बात आई है मिक्सचर बेस रेजेंट। यदि कोई मिक्सचर रिएक्शन कर रहा है रेजेंट के साथ, तो यदि कोई मिक्सचर रिएक्शन कर रहा है रेजेंट के साथ तो कैसे क्वेश्चन करोगे। केस नंबर 5। अब जरा इसको देखो, इसमें 2 केस होते हैं। जैसे आपको एक मिक्सचर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, आपको एक मिक्सचर दिया गया तो जरूरी थोड़ी है कि मिक्सचर का दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन करें। देखो मैं बताता हूं, अभी आप मेरी भावनाओं को पकड़ नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो आपको पहले पकड़ाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए हमारे पास मिक्सचर है, तो मिक्सचर है तो सपोज करो उसमें 2 रिएक्टेंट है। जैसे ये देखो, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें क्या है, दोनों के नाम बताए गए हैं, इसका मतलब दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। अब आपने कोई रेजेंट डाला तो हो सकता है केस 1 क्या बना, हो सकता है दोनों में से कोई एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। ओनली वन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। एक केस ये है कि कोई एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, दोनों ना कर रहे हो, कोई एक करे। केस नंबर 1, ये केस 1 है कि कोई एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बोथ, है ना, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो जब मिक्सचर रिएक्शन करेगा तो वहां 2 तरह के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपको देखना पड़ेगा दोनों में से कोई एक कर रहा है या दोनों कर रहा है। यदि कोई एक कर रहा है तो ये सैंपल वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। डिफरेंस क्या होगा, सैंपल में इंप्योरिटी का नाम नहीं बताते थे और यहां इंप्योरिटी का नाम बता रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, है ना, जैसे सैंपल वाले क्वेश्चन को करते थे वैसे ही करना है। दोनों में फिर बच्चों ने कहा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सैंपल वाले में इंप्योरिटी का नाम नहीं बताया जाता था, इसमें इंप्योरिटी का नाम भी आपको पता है, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें इंप्योरिटी का
नाम भी आपको पता है, करना उसी तरह से, इक्वेट करना है, बात खत्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन करके देता हूं, जैसे आप समझ पाए कि ऐसा क्वेश्चन करते कैसे है। ठीक है, देखो एक बहुत आराम से और बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। देखिए जैसे आप समझ पाए, पहले मैं केस नंबर 1 का करा रहा हूं क्वेश्चन। देखो ठीक है, 10 मोल मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली heated, ठीक है, थर्मली हीटेड एंड फॉर्म 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज थर्मल स्टेबल कंपाउंड। कैलकुलेट, अब देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। कैलकुलेट मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन मिक्सचर, या ये भी पूछ सकते हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन मिक्सचर। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें बिल्कुल सैंपल वाले की तरह ही करना है भाई। दोनों में से सिर्फ एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? सोडियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है, मतलब हीट करने पर ब्रेक नहीं होगा। हीट करने पर ब्रेक नहीं होगा, तो रिएक्शन तो एक ही कर रहा है, तो प्रोडक्ट भी किसी एक के रिस्पेक्ट में ही बना होगा। जब रिएक्शन एक कर रहा है तो प्रोडक्ट भी किसी एक के रिस्पेक्ट में बना होगा जो रिएक्शन कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब 10 मोल में से यदि ये x मोल है तो ये क्या होगा 10 - x होगा कि नहीं होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है, कितने मोल आया 4 मोल, वो सारी की सारी कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में आई होगी। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आई है सब कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में आई होगी। क्यों? सोडियम कार्बोनेट तो ब्रेक ही नहीं हुआ, सोडियम कार्बोनेट तो ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो यार करना क्या है, ये दिया है, ये निकालना है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल x अपॉन कॉफिशिएंट 1, मोल इतना कॉफिशिएंट 100, x इक्वल टू 4 मोल। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए 4, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट कितने आ गए 6 आ गए, आंसर हो गया। अब यदि मान लो परसेंटेज पूछा जाए तो भाई परसेंटेज निकालना तो हमें आता ही है। परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100, 60% है भाई। जिसका परसेंटेज निकालोगे उसका अमाउंट या उसके मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल इनटू 100। तो सैंपल का मास क्या दिया है 10 मोल। सोडियम कार्बोनेट कितना है 6, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अब इसमें देखो एक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक पार्टिसिपेट कर रहा है तो बिल्कुल सैंपल जैसा हो गया। वहां पे ये क्या करता था, सम परसेंटेज प्योरिटी पूछ लेता था। तो प्योरिटी का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज निकालना, तो 40%। मगर यहां इम्प्योरिटी साथ में नाम के फॉर्म में दी जाती है,
तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन में इंप्योरिटी दी जाती है नाम के साथ, सैंपल वाले में दी नहीं जाती। सैंपल में इंप्योरिटी का नाम हम नहीं बताते। डिफरेंस ये है, बस करने का तरीका वही है, करने का तरीका वही है। अब दूसरा केस मान लो ये हो, बोथ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आपको मैं एक क्वेश्चन पहले उस कैटेगरी का देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने किया है। आप कैसे करोगे, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि भाई आप भी तो करके देखो। देखो आपको बताता हूं, ठीक है। ओर ऑफ कॉपर कंटेन्स ओनली कॉपर एंड Fe, ठीक है। ओर ऑफ कॉपर कंटेन्स ओनली कॉपर एंड Fe, ओनली कॉपर डिसॉल्व इन HNO3 solution, कॉपर प्लस HNO3 गिव कॉपर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओनली कॉपर डिसॉल्व इन HNO3 सोल्यूशन, मतलब Fe रिएक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉपर रिएक्शन कर रहा है। देखो साफ साफ लिखा है, ठीक है, साफ साफ लिखा है। तो मैंने कहा 1 ग्राम ऑफ ओर, 1 ग्राम ऑफ ओर react with HNO3 and release 1 into 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ओर। ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होगी। देखो देखो कितनी लैंग्वेज बड़ी है। तो आपको लग रहा है यार कोई बहुत बड़ी चीज हमसे पूछ ली गई है ना। करना आपको वही है जो पीछे पढ़ाया है मैंने, उससे अलग कुछ नहीं करना है, उससे अलग कुछ नहीं करना है। अब बताओ, क्या रिएक्शन दोनों पार्ट कर रहा है? मिक्सचर किसका है? कॉपर और Fe का। मैंने कहा और है जो सिर्फ दो ही चीजें कंटेन कर रहा है, कॉपर कर रहा है और Fe कर रहा है ना। अब बताओ, क्या दोनों रिएक्शन कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ कॉपर कर रहा है। तो बस कॉपर कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन निकली होगी वो सिर्फ कॉपर से रिएक्शन करके निकली है। तो यार आपको ये दिया है तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो मान लो ये कितना है, x ग्राम, तो दोनों के बराबर कर दो। मोल कॉपर का एटॉमिक मास होता है ये, मोल अपॉन कॉफिशिएंट। मोल, इसके मोल कैसे बनाओगे? मोल अपॉन कॉफिशिएंट। रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है। तो ये कितना आ गया? इतना आ गया। अब डिवाइड कर लो 2 से, तो 3 1 7 5 इंटू 10 की पावर -2, तो ये 0.317 ग्राम आ गया। तो इतना क्या आ गया? कॉपर का मास आ गया। तो पूछ किस कर रहा था? परसेंटेज ऑफ कॉपर पूछ रहा है। तो लो, खत्म हो गया। भाई परसेंटेज ऑफ कॉपर, जिसका परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर, नीचे टोटल मास इनटू 100। टोटल मास कितना है ओर का?
टोटल मास और का कितना है 1 ग्राम, तो 31.75 ग्राम प्योर कॉपर आ गया। देखो 31.75 ग्राम कॉपर आ गया, चेक कर लीजिए है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर करता हूं। अब देखो मैं केस नंबर 2 का क्वेश्चन इसको बना देता हूं। अब केस नंबर 2 का कैसे बनेगा, देखिए बस जरा सा क्वेश्चन में चेंज करके केस नंबर 2 का बना देता हूं। अब केस नंबर 2 का क्वेश्चन यार लंबा होगा थोड़ा सा। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता हूं। अब मैंने लिखा डिसॉल्व इन HNO3 सॉल्यूशन, और कैसे डिसॉल्व हुए अब मैं दोनों की रिएक्शन लिख दे रहा हूं, कॉमा ये ऐसे डिसॉल्व होता है और ये भी ऐसे ही डिसॉल्व होता है। अब दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। ये देखो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 मोल ले रहा हूं, 1 मोल, और इसको भी मोल ले रहा हूं, जैसे थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहे, और हो सकता है तब भी टफ हो जाए। यही क्वेश्चन है, ये देखो। अब पढ़ो क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, ओर ऑफ कॉपर कंटेन्स ओनली कॉपर एंड Zn डिसॉल्व इन HNO3 सॉल्यूशन। डिसॉल्व होने पे क्या हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट हाइड्रोजन गैस बना रहा है, Zn नाइट्रेट हाइड्रोजन गैस बना रहा है। 1 मोल ऑफ ओर रिएक्ट विद HNO3 रिलीज 1 × 10⁻⁻² मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ओर। अब जरा देखो, अब जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो दोनों से निकल रही है, तो यार हमें कैसे पता चलेगा किससे कितनी निकली है। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा और टफ भी हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा किससे कितनी निकली है, बताओ हमें कैसे पता चलेगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये सम है दोनों से निकलने वाली हाइड्रोजन का। तो अब गौर से समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इस क्वेश्चन का, इसका कॉन्सेप्ट समझो, नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या करना है। और बुकों में क्या है, हर बार अलग अलग तरीके से लगा देते हैं, तो बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि यार ये क्वेश्चन करें कैसे। देखो ये और ये कॉन्सेप्ट कम से कम 4 से 5 चैप्टरों में यूज होता है, मैं कई बार इसको यूज करूंगा, देखते जाइएगा। देखो करना क्या है, जो दिया जाए क्वेश्चन में वही निकाल देना, निकाल देना। हो सकता है मेरी बात ना समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है आप उसी को निकाल देना, बस इतना ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, हाइड्रोजन की, तो आप हाइड्रोजन को ही निकाल दो। जो क्वेश्चन में दिया जाए हम क्या करेंगे, उसी की वैल्यू को निकाल देंगे। यदि हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब चेक करो, हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे, देखो अब 1 मोल है तो 1 मोल में से x मोल ये है, तो ये कितना हुआ 1 - x मोल। भाई 1 मोल मिक्सचर है, 1 मोल मिक्सचर है, तो भाई x ये होगा तो 1 - x ये होगा। अब कितनी हाइड्रोजन निकली, क्यों, जो दिया गया है वही निकालना है, तो हाइड्रोजन दिया है हाइड्रोजन को ही निकालो। तो देखो जरा, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल हमें क्या पता हाइड्रोजन कितनी है, अपॉन कॉफिशिएंट।
तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितनी आ गई? कॉपर से जो हाइड्रोजन निकली है वो x मोल है। अब उससे निकालो मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कॉफिशिएंट। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितनी आ गई? ये देखो, क्लियर है कि नहीं? तो हमारे हिसाब से यहां से इतने मोल हाइड्रोजन निकली, यहां से इतने मोल हाइड्रोजन निकली, उनके हिसाब से इतनी निकली है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। इन दोनों का सम कर दो। हाँ यार, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं है, डाटा की सेटिंग गड़बड़ है, जिसकी वजह से एक्स कट रहा है। एक्स कटना नहीं चाहिए, नहीं तो कट जाएगा तो निकलेगा कैसे, है ना? तो थोड़ी सी डाटा की सेटिंग गड़बड़ है, तो मैं डाटा की सेटिंग सही कर लूँ। देखो यहाँ एक्स कट रहा है ना, कटना नहीं चाहिए, तो थोड़ा डाटा सेट कर देता हूँ, है ना? तो डाटा सेट करने के लिए कॉपर की जगह Zn की जगह कुछ और लेना पड़ेगा, नहीं तो डाटा नहीं सेट हो रहा है। देखो मैं डाटा सेट करता हूँ। एक्चुअल में डाटा ऐसे सेट करना है ना कि कोई कटे ना, और यदि कट गया तो फिर यार आंसर कैसे निकलेगा? तो रुक जाओ, तो मैं डाटा की थोड़ी सेटिंग बना देता हूँ। एक्चुअल में डाटा थोड़ा गलत सेट है ना बच्चों? तो डाटा की थोड़ी सेटिंग बना देता हूं बस। Zn की जगह मैंने Fe कर दिया है। कॉपर और कंटेन कॉपर एंड Fe डिसॉल्व हुआ, ये रिएक्शन हुई, 1 मोल और है ये। तो अब देखो यहां पे कितना आ गया, कॉन्सेप्ट वही है, सारा कुछ वही है। ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि डाटा सही सेट नहीं हुआ था। डाटा नहीं सही सेट होने की वजह से क्या था, एक्स कट जा रहा था। तो अब देखो कितना आया, हाइड्रोजन के मोल कितने आए? मोल ऑफ हाइड्रोजन 3/2 1 माइनस एक्स, मतलब 1.5 माइनस 1.5x, इतना आया, इतना। अब गौर से मेरी बात सुनो, जो हाइड्रोजन निकला है वो दोनों से निकला है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया पहले उसको रिवाइज मार देता हूं। जो दिया जाए वही निकाल दो। हाइड्रोजन गैस दी थी तो मैंने हाइड्रोजन गैस निकाल दी। इस रिएक्शन से कितनी हाइड्रोजन गैस निकली, ये आ गया। इस रिएक्शन से कितनी हाइड्रोजन गैस निकली, ये आ गया। अब इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। ये देखो, क्यों हम कह रहे हैं टोटल इतनी हाइड्रोजन निकली, वो कह रहा है इतनी निकली, तो देखो वैल्यू आ गई। (0.01), तो ये आया माइनस का ऐसे, माइनस का 1.49, तो x की वैल्यू आ गई 1.49 डिवाइडेड बाई 0.5। डिवाइड करो, मुझे लग रहा है डाटा अभी भी गलत सेट है क्या? हाँ, डाटा अभी भी गलत सेट है। पूछो कैसे? यहां पे 1 मोल है और अकेला x 2.9 मोल कैसे आ जाएगा, है ना? तो डाटा की थोड़ी सेटिंग अभी भी गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेना मैंने सही किया है ना। 1/x 3/2, एक बार देख लेने तो मुझे, तो ये इधर आएगा यार, सही तो है ना? रिएक्शन बैलेंस है, टुक 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 टुक, यस 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 यस। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स। यहां सॉल्व देखो, सही है, डिक 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 डिक, सही है सही है सही है सही है सही है। इसकी वैल्यू यदि हम बढ़ा दें
देखो डाटा की सेटिंग गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। जब टोटल 1 मोल है तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा कैसे आ जाएगी, है ना? तो यदि मैं इसको 1 मोल कर दूं तो यहां 1 आ जाएगा, तो 0.5 कट जाएगा। इसको 1 से बड़ा करो, सॉरी बच्चों, है ना, क्योंकि अपने हाथ से क्वेश्चन लिखा है ना, और बड़ा क्वेश्चन है तो डाटा सेट करना पड़ता है। अब यहाँ 1.2 डालोगे तो यहाँ 1.2 डालोगे 0.3 आ जाएगा। यस, अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन की वैल्यू 1.2 मोल ले ली, तो जो हाइड्रोजन निकली वो 1.2 है। अब इसको सेट करो तो ये आया -0.5। देखो ये 1 है, ये 1.5 है, तो -0.5, ये उधर चला गया तो 0.3 माइनस का, ये इससे कम हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0.6 मोल। अब ठीक आ रहा है, x की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए ना, ठीक है। अब देखो मैंने क्वेश्चन में क्या किया बता देता हूं, जब भी दोनों पार्टिसिपेट करें तो जो दिया जाए उसी को निकाल दो। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, देखो वैल्यू निकल आई, एक इक्वेशन एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाती है, और एक इक्वेशन एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाती है, तो आंसर आ जाता है। अब आपको मिल गया क्या, x। इसका मतलब कॉपर कितना है, कॉपर है 0.6 मोल, और Fe कितना है 0.4 मोल। अब परसेंटेज निकाल लो, कॉपर का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ कॉपर, मोल ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100, 60% आ गया, 60% आ गया, ठीक है। तो क्या करोगे, यदि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑलवेज जो क्वेश्चन में दिया जाए उसी की वैल्यू निकाल लो, और उनको जोड़कर दी गई वैल्यू के बराबर कर दो, अपने आप निकल आएगा, अपने आप निकल आएगा। और ये कॉन्सेप्ट कम से कम 4 चैप्टरों में यूज होगा, जब जब आएगा बार बार मैं बताऊंगा कि देखो वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या, यदि एक से ज्यादा चीजें, मतलब मिक्सचर में जो दिया है सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो दिया जाए वही निकाल दो। 2 कंपोनेंट दिए हैं, दोनों के दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो दिया जाए वही निकाल देना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन दिया था, हाइड्रोजन निकाल के ऐड करके बराबर कर दिया, अपने आप देखो एक का मास आ गया, एक का मास आ गया तो दूसरे का मास आ गया। क्लियर, क्लियर, क्लियर। आज हम लोग इसी जगह पे रखते हैं, आज हम लोग इसी जगह पे रखते हैं। कल हमारा केस नंबर 6 चलेगा, लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट हमारा लास्ट केस है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कल हो जाएगा, तो कल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्री पढ़ा दूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ा दूंगा, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा। तो कल से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखेंगे, कर लोगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे, क्लियर है? यस, नेक्स्ट क्लास में इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और सर्दी मत मनाइए कि घुसे हुए सो रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय बच्चों।